Hello everyone, welcome back to another video tutorial of Life Science Geology. In this video we're gonna be discussing about paper third, Animal Ecology and Biostatics. पेपर थर्ड में हम फर्स्ट यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ इकोलॉजी. तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से. ठीक है. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंसेपरेबली रिलेटेड विद देयर फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सराउंडिंग. The interrelationship of organism with their physical and biotic environment is studied under a separate discipline of science called environmental biology और ecology. अब इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहता है, ठीक है, कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहता है, उसका कोई ना कोई रिलेशन होता है दूसरे इंडिविजुअल से, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में और पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में जिसमें वो रहता है उसके साथ में. ठीक है. तो इस चीज़ को हम अलग ब्रांच में पढ़ते हैं जिसे हमने नाम दिया है इकोलॉजी. ठीक है. दूसरे तरीके से समझें तो इकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ how living organism interact with one another and with their physical environment. ठीक है. तो जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म मान लीजिए एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहता है, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में उसका क्या रिलेशनशिप है और इन्वायरमेंट के साथ में किस तरीके से वो इंटरेक्ट करता है, तो ये हम अलग ब्रांच में पढ़ते हैं जिसे हमने इकोलॉजी बोल दिया है. अब इसमें दो चीज़ें आती हैं. फर्स्ट वन इज़ फिजिकल एंड बायोटिक इन्वायरमेंट. तो दो फैक्टर होते हैं जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज़ फिजिकल फैक्टर, अनदर इज़ बायोटिक फैक्टर. फिजिकल फैक्टर को आप नॉन लिविंग फैक्टर्स भी बोल सकते हो, एबायोटिक फैक्टर भी बोल सकते हो, और बायोटिक फैक्टर को आप लिविंग फैक्टर भी बोल सकते हो. ठीक है. तो इसमें अलग चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसमें कुछ अलग चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं. तो नेक्स्ट है द टर्म ओइकोलॉजी और इकोलॉजी वॉज कॉइंड इन 1866 बाई जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकल. तो सबसे पहले जो इकोलॉजी वर्ड कॉइन किया था वो किया था अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में. ठीक है. फ्रॉम द ग्रीक ओइकोस मीन्स हाउस और हैबिटेशन एंड लोगोस मीनिंग डिस्कोर्स और स्टडी. ठीक है. तो ओइकोस स्टैंड फॉर हैबिटेशन एंड लोगोस स्टैंड फॉर स्टडी. हैबिटेशन स्टडी, और आप इसे बोल सकते हो इकोलॉजी. ठीक है. नेक्स्ट है सब डिवीज़न ऑफ इकोलॉजी. अब इकोलॉजी की दो सब डिवीज़न है. फर्स्ट वन इज़ ऑटो इकोलॉजी और ऑटो इकोलॉजी बोल सकते हो आप इसको. सेकंड वन इज़ सिनोकोलॉजी जो हम बाद में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले करते हैं ऑटो इकोलॉजी को डिस्कस. अभी ऑटो इकोलॉजी क्या होता है? ऑटो इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ स्पीसीज ऑफ बायोटिक और एबायोटिक इन्वायरमेंट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पीसीज इकोलॉजी. अब इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए किसी भी एक इन्वायरमेंट में एक पर्टिकुलर स्पीसीज रह रही है या कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रहता है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की या उसकी स्पीसीज की स्टडी क्या कहलाती है? ऑटो इकोलॉजी कहलाती है. ठीक है. नेक्स्ट है ऑटो इकोलॉजी डील्स विद द न्यूट्रिशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, development and life history of the individual of a species in a given environment. अब एक पर्टिकुलर गिवन इन्वायरमेंट में उस ऑर्गेनिज्म की क्या न्यूट्रिशन रहा है, ग्रोथ रहा है, रिप्रोडक्शन रेट क्या रही है, उसका डेवलपमेंट कैसा रहा है, उसकी लाइफ हिस्ट्री कैसी रही है. ठीक है. तो ये हम स्टडी करते हैं किसके अंदर? ऑटो इकोलॉजी के अंदर, जिसमें हम पर्टिकुलर एक स्पीसीज की या एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है सिन इकोलॉजी. सिन इकोलॉजी में क्या होता है? Syn ecology is the study of interrelationship of a different group of living organism. ठीक है. उसमें हमने एक पर्टिकुलर स्पीसीज की या फिर एक ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल की स्टडी करी थी, लेकिन सिनोकोलॉजी में हम क्या स्टडी कर रहे हैं? ग्रुप्स की स्टडी कर रहे हैं, या आप बोल सकते हो कम्युनिटी की स्टडी हम करते हैं सिनोकोलॉजी में. ठीक है. सच एज पॉपुलेशन, बायोटिक, कम्युनिटीज़ एंड इकोसिस्टम एंड देयर इन्वायरमेंट विच आर associated together as a unit. It can be differentiated into population ecology, community and ecosystem ecology or the ecology of population. तो आप इसको इकोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें
अलग अलग जैसे दो डिफरेंट स्पीसीज़ की पॉपुलेशन की स्टडी हम करते हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट, जैसे मान लीजिए एक ये स्पीसीज़ है, इसकी पॉपुलेशन, दूसरी स्पीसीज़ है, इसकी पॉपुलेशन, तो एक कम्युनिटी बना के रह रही है, तो हम उसकी कम्युनिटी को स्टडी को हम किस में कंसिडर करते हैं, सिन इकोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजी। अब इकोलॉजी की क्या इम्पोर्टेंस रहती है? अंडरस्टैंडिंग और द नॉलेज ऑफ इकोलॉजी इज इम्पोर्टेंट टू, ये कुछ पॉइंट्स है। फर्स्ट वन इज मेंटेन ए हेल्दियर एंड मोर प्रोडक्टिव बायोस्फीयर फॉर द लाइफ ऑफ ह्यूमंस एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब आपको पता है कि हम ह्यूमंस जो हैं इन्वायरमेंट पे टोटली डिपेंड करते हैं, इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं उसी पे हमारी जो लाइफ है डिपेंड करती हैं। तो उसमें फैक्टर आते हैं, फिजिकल फैक्टर भी आते हैं और बायोटिक फैक्टर भी आते हैं, ठीक है। तो हम टोटली इन पर ही डिपेंड करते हैं। तो जब तक हमें इकोलॉजी के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो हम एक हेल्दियर और प्रोडक्टिव बायोस्फीयर नहीं बना पाएंगे, ठीक है। और जब तक हम एक प्रोडक्टिव बायोस्फीयर नहीं बना पाएंगे तब तक ऑफकोर्स हमारी लाइफ भी इफेक्टेड रहेगी उस चीज़ से, ठीक है। तो इसीलिए हमें इकोलॉजी की स्टडी जो है ज़रूरी हो जाती है। नेक्स्ट है प्रोवाइड प्रिंसिपल फॉर रेशनल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफन रिफर्ड टू एज कंजर्वेशन। अब हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लिमिटेड अमाउंट में ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो उनका किस तरीके से कंजर्वेशन किया जाए, कैसे उनको कंजर्व करके रखा जाए, ये भी हमें इकोलॉजी के अंदर जो है इसका पता चलता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड ए बेसिस फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ अ गुड कंजर्वेशन ऑफ पॉलिसी, स्पेशली इफ दोज इंटरेस्टेड विद नेचुरल रिसोर्सेज हैव इकोलॉजिकल नॉलेज इन सच फील्ड, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, रेंज मैनेजमेंट, फिशरीज एट्सेट्रा, ठीक है। तो फर्स्ट जैसे पॉइंट था सेम उसी की तरह यही कंजर्वेशन एक तरीके से हमें पता चलती है किस तरीके से हम चीज़ों को जो है कंजर्व कर के रखें, जो फैक्टर हमें जो हमारी लाइफ को जो है इफ़ेक्ट करता है ह्यूमंस की या जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब हमारे इन्वायरमेंट में दो मेन फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको टू कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल और एबायोटिक फैक्टर्स, सेकेंड वन इज़ लिविंग और बायोटिक फैक्टर्स। सबसे पहले पढ़ लेते हैं फिजिकल और एबायोटिक फैक्टर, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में जो फिजिकल फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं वो है सोयल, वाटर, एयर, टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो ये हमें थोड़ा डीपली पढ़ना होगा, तो अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनका कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सॉइल के बारे में। Soil contains a variety of inorganic salts and organic compound in addition to gravel. Bacteria are very useful and form the most of the numerous inhabitant of the soil. अब आपको पता है कि बहुत सारे बैक्टीरियाज जो है उनका हैबिटेट क्या होता है, सॉइल होता है। सॉइल में बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो कि बेनिफिशियल होते हैं इन्वायरमेंट के लिए और हमारे लिए भी। तो इसी तरीके से सॉइल एक की रोल प्ले करती है, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर। It covers about 73% of the Earth's surface and provides the most extensive medium for a majority of animals. आपको पता है कि 73% ऑफ द अर्थ सरफेस कौन कवर करके रखता है, वाटर करता है, मतलब सी। और सी के अंदर कितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं और कितने सारे ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट जो है वो सी है। तो उसी तरीके से वाटर जो है वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और एक बहुत ही वाइटल फिजिकल फैक्टर है। नेक्स्ट आता है एयर। एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इट कंसिस्ट मेनली ऑक्सीजन विच इज़ 20%, नाइट्रोजन 79%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, H2O and traces of inert gases like helium, neon, krypton, argon are also present in the atmosphere. अब inert gases को छोड़कर जितने भी दूसरे गैसेस हैं लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारी गैसेस जो है लिविंग और ऑर्गेनिज्म की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है किसको, प्लांट्स को वगैरह को, तो वाटर ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है ही। तो ये सारे जो फैक्टर जो है हमें इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस ऑल द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एयर serve as a raw material and play
ईच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है. नेक्स्ट, टेम्परेचर. Temperature is the one of the most common ecological factor. It controls reproduction, rate of embryonic development, migration, and a number of behavioral characteristics of the organism. अब आपको पता है कि जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे बर्ड्स वगैरह अपने अंडे जो एग्स वगैरह देते हैं तो उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है. ठीक है. और माइग्रेशन में भी जो है टेम्परेचर वाइटल रोल जो है प्ले करता है. तो इन सब चीज़ों का इफेक्ट कौन करता है? इन्वायरमेंट. और ये सारी चीज़ें इफेक्टेड होती है इन्वायरमेंट से. तो इन्वायरमेंट भी जो है एक वाइटल फिजिकल फैक्टर है जिसे हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब नेक्स्ट आता है बायोटिक फैक्टर्स. बायोटिक फैक्टर्स हम डिस्कस करने वाले हैं. एनी लिविंग component that affect another organism or shape the ecosystem. This include both animals that consume other organism within their ecosystem and the organism that is being consumed. अब एबायोटिक फैक्टर्स कौन से थे? जो कि नॉन लिविंग फैक्टर्स थे, हमने उनको एबायोटिक फैक्टर जो है कंसिडर किया था. लेकिन बायोटिक फैक्टर्स में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की लाइफ को जो है इफ़ेक्ट करते हैं. ठीक है. हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे इस तरह के ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं जो दूसरी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं. तो उन फैक्टर्स को हमने क्या बोला है? बायोटिक फैक्टर बोला है. ठीक है. अब दिस इंक्लूड बोथ एनिमल्स दैट कंज्यूम और अदर ऑर्गेनिज्म विद इन देयर इकोसिस्टम दैट एंड द ऑर्गेनिज्म दैट इज़ बीइंग कंज्यूम्ड. तो कंज्यूम करने वाला और होने वाला दोनों ही इकोसिस्टम में जो है हमने उनको किसमें दोनों फैक्टर को क्या बोला है? हमने बायोटिक फैक्टर बोला है. ठीक है. तो इसमें दो रिलेशनशिप हम देखने जा रहे हैं. फर्स्ट वन इज़ इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप, सेकेंड वन इज़ इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप. अभी इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप क्या होता है? द इंटरेक्शन अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज इज़ नॉन एज इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप. ठीक है. मान लीजिए एक इन्वायरमेंट में जो है एक पर्टिकुलर स्पीसीज रहती है, ये एक ऑर्गेनिज्म है उस स्पीसीज का और ये दूसरा इंडिविजुअल है. तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसे हमने क्या नाम दिया है? इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप. ठीक है. और ये दोनों ही सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म है. ठीक है. वेयर एज इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप में क्या होता है? द इंटरेक्शन among the individual of different species is known as interspecific relationship. अब इस रिलेशनशिप में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में किसी भी दूसरी स्पीसीज़ का ऑर्गेनिज्म और किसी दूसरी स्पीसीज़ का ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये एक दूसरी स्पीसीज़ का ऑर्गेनिज्म है और ये कोई सेकंड स्पीसीज़ का ऑर्गेनिज्म है. इन दोनों के बीच में जिस तरीके का भी रिलेशनशिप होगा हमने उसको क्या उस इंटरेक्शन क्या बोला है? इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप. तो ये डिफरेंस है इंट्रा स्पेसिफिक में और इंटर स्पेसिफिक में. इसमें सेम स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं, इंडिविजुअल इंक्लूड होते हैं. इसमें क्या होता है? डिफरेंट स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म जो है वो इंक्लूड होते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.